जय हिंद छात्रों, आइए आज हम अध्ययन करते हैं नागरिकता के बारे में। हमने संविधान के पिछले वीडियो में भाग 2 के बारे में नागरिकता के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग अध्ययन कर चुका था। और हमने इसमें बताया था कि भारत में नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, भारत में नागरिकता हम कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत हम भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। हम भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि भारत में नागरिकता हम लोग 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, भारत में नागरिकता हम 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो पूछेगा किस आधार पर ग्रहण कर सकते हैं जी। देखिए, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, और पांचवा किसी भूभाग को मिलाकर। मान लीजिए यदि किसी हम दूसरे राष्ट्र के किसी राज्य को जीत लेते हैं, तो हम वहां रह रहे लोगों को नागरिकता दे देंगे। ये डिपेंड करता है, संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि संसद देगा या नहीं देगा। तो बताइए आप कि भारत में नागरिकता ग्रहण करने की कितनी विधियां हैं। तो आप लोग बोलिएगा 5। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, और पांचवा किसी भूभाग को मिला लेने पर। तो हम लोग आइए बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जन्म के आधार पर। इसके आधार पर जी, जन्म के आधार पर मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? जी, मिल जाएगी। पहले नियम था, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई विदेशी आया भारत में घूमने के लिए, कोई अमेरिका से आया भारत में हनीमून मनाने के लिए, और मान लीजिए उसका लड़का हो जाता है, तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। फिर इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि जिसका माता पिता भारतीय हो, तब उसे क्या मिलेगा जी? नागरिकता मिलेगा। ये संशोधन कब किया गया था? ये संशोधन किया गया था संविधान में 1986 में। और कहा गया था कि मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर इसमें कहा गया, फिर संशोधन किया गया और कहा गया कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो आप पूछेगा कि अवैध प्रवासी आखिर क्या होता है? तो मान लीजिए कोई विदेश से इंडिया में घूमने आया, और 3 साल रहने के लिए यहाँ पर 3 साल वीजा पासपोर्ट बनवा के आया कि हम भारत में 3 साल ही रहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद वो किसी महिला से शादी कर लेता है। तो जब शादी करता है तो उसका लड़का होगा कि ना होगा? उसका लड़का भी होगा। लेकिन वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया था? वो आया था मात्र 3 साल के लिए रहने आया था। लेकिन मान लीजिए वो 4 साल 5 साल बहुत दिनों तक रहेगा, तो उसे ही बोला जाएगा अवैध प्रवासी। क्या बोला जाएगा जी? अवैध प्रवासी बोला जाएगा। और ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ में आया कि ना समझ में आया? और इसका संशोधन किया गया था 2003 में। कब किया गया था जी? 2003 में किया गया था।
अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म के आधार पर भारत नागरिकता कैसे मिलती है। देखिए, मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और इसका माता पिता कहाँ हो, भारतीय हो, तो इसे क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगा। इस संशोधन कब किया गया था, 1986 में किया गया था। लेकिन इसमें फिर एक बात कहा गया कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है भारत में रहने के लिए 5 साल के लिए और रह रहा है 10 साल, उसे ही गलत काम कर रहा है, उसे तो जेल में होना चाहिए, तो इस आधार पर उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत की नागरिकता ग्रहण करना है अगर जन्म के आधार पर, उसके माता पिता का होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल में हम सभी, एग्जाम्पल में हो जाएगा हम सभी को नागरिकता मिला है कि ना मिला है। तो हम सभी को नागरिकता किस आधार पर मिला है, इस आधार पर मिला है कि हमारे माता पिता भारतीय हैं, तब हमें क्या मिला, नागरिकता मिला है। आपको उम्मीद करते हैं कि पहला जन्म के आधार पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, और दूसरा में कहा गया था वंश के आधार पर। क्या आधार पर जी, वंश के आधार पर। मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, यदि किसी बच्चे का जन्म, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन उसमें शर्त है, लेकिन उसमें क्या है जी, शर्त है कि उसके माता या पिता, उसके माता या पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तब उससे नागरिकता मिल जाएगा। और ये संशोधन कब किया गया था, तो ये संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में। ये कब किया गया था, संविधान में संशोधन 1992 में किया गया था। तो वंश के आधार पर कहा गया था दोस्तों, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल में आप जानते हैं शिखर धवन, एग्जाम्पल में आप जानते हैं शिखर धवन। शिखर धवन की पत्नी कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। शिखर धवन की पत्नी कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, और शिखर धवन कहाँ का था, इंडिया का था। लेकिन जब दोनों का बच्चा हुआ, इसके लड़का का नागरिकता मिला कि ना मिला, मिला। इसके लड़का का नागरिकता किस आधार पर मिला, इसके लड़का का नागरिकता मिला था वंश के आधार पर। किसके आधार मिला था जी, वंश के आधार पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पंजीकरण। क्या पढ़ते हैं जी, पंजीकरण पढ़ते हैं। अब देखिए भारत में पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो अब देखिए भारत में पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में आया है और उसे भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, और कैसे करना चाहता है, पंजीकरण के आधार पर ग्रहण करना चाहता है। तो उसे पहले भारत में लगातार 6 वर्ष तक निवास करना होगा, लगातार 6 वर्ष तक निवास करना होगा। और उसके बाद 1 साल उसे डॉक्यूमेंट बनवाने में, जब क्या करेगा जी, वेरीफाई करेगा, तो 1 साल लग जाएगा उसे नागरिकता प्राप्त करने में। तो टोटल कितना हो गया जी, 7 साल। कितना हो गया, 7 साल हो गया। यदि कोई व्यक्ति भारत में पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसे लगातार 7 साल रहना होगा, लगातार 7 साल रहना होगा, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगा पंजीकरण के आधार पर। ये समझ लीजिए, मान लीजिए वो लगातार 6 साल रहा है, अब उसके बाद अप्लाई किया भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अभी अप्लाई किए और तुरंत कल नागरिकता मिल जाएगा, उसमें भी नागरिकता मिलने में टाइम लगेगा। तो कम से कम कितना लगेगा जी, साल भर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर ग्रहण करना चाहता है, तो उसे लगातार भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा। कितने वर्ष तक जी, 7 वर्ष तक निवास करना होगा, तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा, अन्यथा उसे भारत की नागरिकता नहीं मिला। चलिए अब हम देखते हैं देशीकरण के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं जी देशीकरण के आधार पर। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति
देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तब उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलता है, तो उसे सबसे पहले देशीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने के लिए भारत के 8वीं अनुसूची, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का जिक्र है, इसमें से कम 2200 भाषा में से कम किसी एक भाषा का जानकार हो, किसी एक भाषा का जानकार हो, किसी एक भाषा का जानकार हो, साथ ही साथ विज्ञान, कला और साहित्य में अच्छा हो, साथ ही साथ विज्ञान, कला और साहित्य में अच्छा हो, साहित्य में अच्छा हो और भारत में लगातार 10 वर्ष से रह रहा हो, भारत में लगातार 10 वर्ष से रह रहा हो, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के आधार पर, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के आधार पर। तब आपसे पूछेगा बाबू लोग कि भारत नागरिकता देशीकरण के आधार पर कैसे ग्रहण की जाती है, तब आप लोग बताइएगा कि भारत में नागरिकता यदि कोई व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर ग्रहण करना है तो सबसे पहले उसे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र है, कम से कम उसमें से एक भाषा का जानकार होना चाहिए, एक भाषा का जानकार होना चाहिए। दूसरा काम कि विज्ञान, कला और साहित्य में अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसे लगातार भारत में 10 साल निवास करना होगा, तब उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तब उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए ऐसा कोई देश है जिसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जा सकता वहां के लोगों को, तब उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, तब उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, अन्यथा उसे नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए अब पांचवा था किसी भूभाग को मिलाकर, पांचवा था बाबू लोग किसी भूभाग को मिलाकर। देखिए पांचवा का कहता है किसी भूभाग को मिलाकर, मान लीजिए ये भारत है, ये क्या है जी, ये मान लीजिए कि भारत है, ये क्या है भारत, ये इंडिया देश है। हम लोग मान लीजिए कभी फिलहाल पाकिस्तान का कोई राज्य को हम लोग जीत जाते हैं, पाकिस्तान के किसी राज्य को हम लोग जीत जाते हैं, तो ये किसका हो गया, इंडिया का हो गया। मान लीजिए हम इस भूभाग को अपने क्या करते हैं, मिला लेते हैं, किसी विदेशी भूभाग को हम अपने मिला लेते हैं, तो इस भूभाग को मिलाने के बाद यहाँ के रह रहे लोगों को हम नागरिकता क्या करेंगे, दे देंगे। ये डिपेंड करता है संसद के ऊपर कि संसद देगा कि नहीं देगा, लेकिन दे देता है। तब क्या जाने आपके भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है, तो 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और 5वां पर्याप्त किसी विदेशी भूभाग को मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सिक्किम था ना, ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जब भारत में सिक्किम को अपने मिलाया तो इसी भूभाग के आधार पर सिक्किम में रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता दे दिया, भारत की नागरिकता दे दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए भारत में नागरिकता को त्यागने के भी 3 विधियां हैं। भारत में नागरिकता आपको समाप्त 3 प्रकार से हो सकती है। इसी तरह ग्रहण करने की विधि आपने बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो अब समझिए कि भारत में नागरिकता त्यागने की कितनी प्रक्रिया है। तो भारत में नागरिकता त्यागने की भी समाप्त करने की 3 विधियां हैं। ये विधियां कब बनी थी, तो यह भी बना था 1955 के एक्ट से, यही बना था 1955 के एक्ट से। पहला हो गया परित्याग, क्या हो गया जी, परित्याग। और दूसरा क्या हो गया, देखिए पहला हो गया परित्याग, दूसरा क्या हो गया वंचित, क्या हो गया जी वंचित, और तीसरा क्या हो गया जी समाप्त, क्या कर देना समाप्त। आपसे पूछेगा कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है, तो आप लोग बोलिएगा 5। पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा था वंश के आधार पर, और तीसरा था
देशी, तीसरा था माने देशीकरण, चौथा पंजीकरण, पांचवा होगा किसी विदेशी भूभाग को मिलाकर। अब देखिए, लेकिन 1955 में ही बताया गया कि भारत में नागरिकता आप कितने प्रकार से त्याग सकते हैं, चाहे आपको नागरिकता से बाहर किया जा सकता है। तो पहला था परित्याग, दूसरा था वंचित करना, तीसरा था खत्म करना। देखिए पहला परित्याग क्या था, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, स्वेच्छा से, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ देता है, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परित्याग। क्या बोलेंगे जी, परित्याग बोलेंगे। क्या हम उसे बोलेंगे जी, परित्याग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग जी, परित्याग। समझ में आप लोग उम्मीद करते हैं आ गया होगा कि परित्याग किसे कहते हैं। कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, स्वेच्छा से क्या कर रहा है जी, छोड़ दे रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परित्याग। क्या बोलेंगे उसे हम लोग जी, परित्याग। दूसरा क्या था, वंचित करना। दूसरा क्या था जी, वंचित करना। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति को अभी नागरिकता भारत में ग्रहण की, नया ग्रहण किया भारत में नागरिकता, अगर ग्रहण किया उसे 5 वर्ष भी ना हुआ, 5 वर्ष भी ना हुआ, भारत की नागरिकता ग्रहण किए उसे 5 वर्ष भी ना हुआ, और 5 वर्ष के अंदर उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है। कितने वर्ष सजा हो जाती है जी, 2 वर्ष। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की सजा हो जाती है। तो इस आधार पर उसके भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा था समाप्त करना। तीसरा था समाप्त करना। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे कि भारत में नागरिकता ग्रहण करने की कितनी विधियां हैं, हम कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।